So, very good evening, everyone. Today is our second day of exercise physiology class, and in today's class, we will cover the cells and its function. तो सेल आप सभी को पता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, या बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ना है तो बेसिक चीज जो है दैट इज अ सेल, उसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत होती है। तो वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी है ना, वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी है वो बना किस चीज से है? वो बना है सेल से। कैसे बना है, क्या फंक्शन है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आप लोग अटेंटिव रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है इसके रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस के बारे में। देखो, सेल पहले समझो सेल है क्या। जैसे एक मिनट में आपको बताता हूँ। जो भी एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो ह्यूमन बॉडी बनी कैसे, मतलब इंसान का शरीर बना कैसे है। तो देखो, ये आपका समझ लो एक सेल है। ठीक है, एक सेल है। तो एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीजें हैं एक सेल के अंदर। तो समझ लो ये आपके घर का एक ईंट है। और जब आप बहुत सारी ईंटों से बेसिकली एक दीवार बना दोगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा आपके घर के लिए। तो वैसे ही जब एक सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, आपके बहुत सारे सेल्स मिलके आपका टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके आपका टिश्यू बनाएंगे। ये क्या हो गया, सेल। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाया, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक ऑर्गन। जैसे कि आपका लिवर, किडनी, तो ये क्या है, आपका ऑर्गन है। तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाया, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाया, एक ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग बनाएगा। क्या समझा आप लोगों ने कि एक सेल ये है, एक सेल से मिलके बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाया। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक बेसिकली ऑर्गन बनाया। और बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है आपका। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है या ह्यूमन बीइंग बनता है। ठीक है, तो ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टिश्यूज को पढ़ेंगे। फिर टिश्यूज को पढ़ने के बाद हम लोग ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या, जो आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। तो हम इस सिस्टम को सबको पढ़ेंगे। जब ये सारी चीजें पढ़ी लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल के बाद आपका टिश्यू, और टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म। ये चीज है, बेसिक चीज है। यहाँ पे बात उठती है कि जो सेल है ये बेसिकली कैसे खोजा गया, कैसे ये चीज बनी, सेल के बारे में किसने पता लगाया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके फंक्शंस को हम लोग समझेंगे। गॉट इट। तो सेल सेल को जो डिस्कवर्ड किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, एक बेसिकली आपका स्टडी कर रहे थे किसी चीज के ऊपर। और जब वो स्टडी कर रहे थे ना तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखा। अब उस टाइम पे क्या था कि जो उनको स्ट्रक्चर दिखा ना, वो एक घर की तरह दिखा, जैसे मॉन्क के घर होते हैं ना, तो उस तरीके का उनको स्ट्रक्चर दिखा। और उस टाइम पे ना देखो उतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी, उनका जो माइक्रोस्कोप था वो इतना एडवांस नहीं था। तो जो उनको सेल दिखा था वो एक मॉन्क के घर की तरह दिखा था। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक एक चीज दिख रही है उनको, उसका नाम उन्होंने सेल दिया। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला कि ये नॉन लिविंग थिंग है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड तो किया था 1665 में, बट क्या बोला था कि ये नॉन लिविंग सेल है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। बट लेटर ऑन क्या हुआ, आपका एक लियोन हॉक थे, उन्होंने दोबारा इस चीज के ऊपर स्टडी की। उनके पास एडवांस टूल्स थे, अच्छा माइक्रोस्कोप था। और जब उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया तो उनको पता लगा कि भैया जो ये सेल है ना, ये तो मूव कर रहे हैं। तो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी है
वो आपका लियोन हॉक ने किया था। बट अगर आपका क्वेश्चन आया कि वो फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल, तो आप लोग रॉबर्ट हुक को मार्क करोगे। ओके, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बहुत ज्यादा आता है, इसको आप लोग याद रखोगे। मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि स्टडी ऑफ सेल्स को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। मैंने आपको प्रेफिक्स सफिक्स दोनों को मिला के समझाया था। जो भी लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। सेल आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट है कि आप अपने नेक्ड आई से उसको देख भी नहीं सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप टू सी इट। ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए, आप वैसे नहीं देख सकते। फिर उसके बाद आपका जो सेल डिवीजन होता है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, जैसे कोई न्यू ह्यूमन बीइंग बनता है तो वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो उसको डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कैसे जो है एक सेल डिवीजन होता है और कैसे एक न्यू सेल बनता है। वो सारी चीजें आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अंदर आपकी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज की डिस्कवरी आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और सेल्स की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग याद रखोगे। और कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है लिविंग बीइंग का, तो दैट इज अ सेल। ये तीन चीज आप स्लाइड से याद रखोगे। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सेल्स के। तो ये अमीबा प्रोटेस्ट के आपका सेल है, ये प्लांट स्टेम का सेल है, बैक्टीरिया सेल है, ये आरबी रेड ब्लड सेल है, ये नर्व सेल्स है। देखो यहाँ पे ना आप लोग जो बिगनिंग से हो, जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बेसिक से पढ़ना। जिनको थोड़ा बहुत पता है मैं उनको बताता हूँ। जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बेटा आपके रेड ब्लड सेल्स में ना आप देखोगे कि आपको रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही जो नर्व सेल्स है उसके अंदर आपको जो है सेंट्रोजोम देखने को नहीं मिलेगा, जो बेसिकली नर्व सेल्स आपका सेल डिवीजन नहीं करता। ओके, और आरबीसी के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। वो कैसे नहीं होता आप लोग को मैं आगे बताऊंगा कि नर्व सेल में सेल डिवीजन क्यों नहीं होता, या आरबीसी के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। पहले आप सेल को अच्छे समझो, फिर उसके बाद डिटेल में आपको नर्व सेल ही बताऊंगा। डिटेल में तो नहीं, मतलब कि ओवरव्यू दूंगा आपको नर्व सेल का भी, रेड ब्लड सेल्स का भी। और ये हमें इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आते हैं आपके जो सेल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोकार्योटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ एक टाइप का, वो है यूकैरियोटिक सेल या फिर एनिमल सेल आप जिसको कह सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आपका, जिस जैसे कि जो बैक्टीरिया है उनका जो होता है सेल, वो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो ह्यूमन सेल है या एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, और प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है आपका सेल वॉल होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर प्रोकार्योटिक और इकोरियोटिक में। ठीक है, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इकोरियोटिक सेल पढ़ना है। इकोरियोटिक सेल के अंदर जो एनिमल सेल है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसके अंदर आपका बहुत सारा चीज होता है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज आप लोग एक चीज नोट डाउन कर लो। जब भी आपको वर्ड मिले मेम्ब्रेन, MEMBRANE, तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि आउटर लेयर। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है आपको। ठीक है, तो जो आपका सेल का आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको ऊपर कर दूं। तो जो आपका सेल का आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये देखो आपका ये आउटर लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की लेयर है आपकी, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो मेम्ब्रेन का मतलब ही क्या होता है, जैसे आपके घर की चार दीवारी होती है ना, बाहर से जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है धूप से, हवा से, या फिर आपको क्या कहते हैं किसी आंधी तूफान से। तो वैसे ही जो आपका सेल है उसको जो प्रोटेक्ट करके रखता है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि उसकी दीवार आप कह सकते हो, सेल की दीवार एक तरीके से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो देखो, अब जैसे समझ लो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक ना ये गेट कीपर की तरह है। गेट कीपर की तरह कैसे है, गेट की कीपर की तरह इस तरह, जैसे कि आपका घर है तो आप जिसको चाहोगे उसी को घर में आने दोगे। ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त मिलना चाहता है आपसे तो आप गेट कीपर को बोलो कि हाँ ठीक है उसको घर में आने दो। अगर आप गेट कीपर को बोल दोगे कि इसको घर में मत भेजना, तो वो गेट कीपर उस बंदे को आपके घर में नहीं भेजेगा। तो वैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है, का काम करता है कि जो भी चीज आपके सेल के अंदर जरूरत है उनको सेल में आने देता है, और जो चीज आपको सेल में
रिक्वायर्ड नहीं है, उनको क्या करता है, आने नहीं देता, बाहर ही रखता है उसको, बोलता है भैया तू बाहर है, तेरी जरूरत नहीं है, तुझको बुलाया नहीं गया है। ओके, जिसकी जरूरत है उसको बोलेगा चलो आपका स्वागत है, आप आ जाओ सेल के अंदर, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर ही रखेगा ये, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का यही फंक्शन है कि जो आपको रिक्वायर्ड है आपके सेल के लिए, जो भी चीजें उसको अंदर आने देता है, और जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसको बाहर ही रखता है वो, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बीच में है, दैट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, अभी मैं आपको बस डायग्राम से बता रहा हूँ। तो जो आपके बीच में होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीच में रहता है, इसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं सेल का, ठीक है। तो ये चीज है ब्रेन। और मेम्ब्रेन, ये देखो ये मेम्ब्रेन है, और ये आपका जो हो गया न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मेम्ब्रेन और इसके न्यूक्लियस के बीच में जो ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये देखो ये रहा लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये जो जो ब्लू लाइक है ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो आपके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग। वैक्यूल है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग में बिठाए रखो इस डायग्राम को, ताकि जब आप आगे पढ़ो तो आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। यस, तो हियर वी हैव इज, ये देखो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मैंने अब क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन क्या है कि एक तरीके से आपका गेटकीपर का काम करता है, कि जो चीजें आपको जरूरत है आपके सेल्स के अंदर उसको अंदर आने देता है, और जो चीज का जरूरत नहीं है उसको बाहर रखता है ये। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन केमिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये आपको बताता हूं मैं, एक मिनट ड्रॉ कर दूं। ये देखो, ये जो बना हुआ है ना, किससे बना हुआ है, आपका प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है ये, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो सेलेक्टिवली चीजें है ना, जो आपको चाहिए, सेलेक्टिवली आपके सेल को चाहिए, उसको अंदर आने देता है, जिसको नहीं चाहिए आपको उसको बाहर बना के रखता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये हो गया। और ये बना किससे, आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और ये आपको प्रोटेक्ट करके रखता है आपके सेल को, जैसे आपका गेटकीपर आपके घर को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, आपके सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये आउटर लेयर होती है आपकी। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल, और उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और आपके सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हम लोगों ने अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है जो आउटर है। अब चलते हैं हम इनर पार्ट पे, मतलब कि इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर जा रहे हैं हम लोग। अभी हमने बाहर से पढ़ा है सिर्फ, बाहर क्या पढ़ा है, गेट कीपर के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि गेट कीपर वही चीज आने देता है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जो चीज नहीं चाहिए उसको बाहर बना के रखता है। ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये आप लोगों ने देखा है। अब हम चल रहे हैं किसके, सेल के अंदर। सेल के अंदर सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बताया था, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी, मतलब आपके लिए, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या है, देखो सबसे पहले चीज आप समझो कि जो न्यूक्लियस है उसको आपका ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। जैसे जो आपका ब्रेन है ना, मेन फंक्शन आपके बॉडी में कौन करता है, ब्रेन करता है, मेन काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो वैसे ही सेल का जो मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके सेल्स की एक्टिविटीज है, जो भी काम है आपके सेल का, उसको डायरेक्ट करने का काम करता है, कि यही बताएगा कि ठीक है आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना, ये चीज करनी है। तो ये सारा कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, अब आपको पता है अगर आपका ब्रेन है वही कंट्रोल करता है आपके बॉडी को, तो वैसे ही न्यूक्लियस का जो ब्रेन है वही कंट्रोल करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस है आपके सेल का, तो वही कंट्रोल करेगा आपके सेल को, ठीक है। अब सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने आप लोग क्या बताया था कि ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये देखो मैंने क्या बताया था आपको, सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और आपका न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म।
जब आप आगे पढ़ोगे इस वर्ड्स को आपने देखना है, क्योंकि जब आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ोगे, बाकी और चीजें पढ़ोगे, तो ये चीजें बहुत काम आएंगी आपको। ये बेसिक है आप लोगों का, इसको अच्छे समझना है आप लोगों ने, ठीक है। साइटोप्लाज्म अच्छे समझ के रखना है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये आपके बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में आपका रहता है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। तो न्यूक्लियस ही है जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की भैया इसके अंदर बेसिकली क्रोमोसोम्स को आपको कैरी करके कौन रखता है, न्यूक्लियस ही कैरी करके रखता है, जिसके अंदर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहां से आपके क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि जैसे ब्रेन ऑफ सेल्स क्या है, न्यूक्लियस। ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करके रखता है, तो दैट इज अ न्यूक्लियस। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कि डीएनए कैरी करके रखता है, इसके कहने का मतलब क्या है। आप लोगों को पता है जब बोलते हैं ना कि डीएनए टेस्ट करवा लो तो पता लग जाएगा कि इसके फादर कौन है, तो वो कैसे प्रोसेस होता है, क्या चीज होती है, मैं आपको पहले समझा दूं फिर बताऊंगा कैसे, किस टेस्ट से और कैसे आपको पता लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर जो बच्चा है वो उसी फादर का है। वो किस तरीके से होता है, जब आप लोग को मैं पूरा सेल पढ़ा दूंगा तो आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को इजिली समझ जाओगे। ओके, लास्ट में, बट आप लोग बने रहना। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको क्या बताया था, जेल लाइक मिक्सचर है आपका, जो बेसिकली आपके सेल्स के अंदर जो भी चीज है उनको रनिंग करने में हेल्प करता है। ओके, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड लाइक या जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपके सेल्स को बेसिकली मूव करने में हेल्प करता है। इनसाइड जो भी चीजें होती है, चाहे राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, चाहे आपका आप कह सकते हो सेंट्रियोल्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उनको रनिंग करने में, मूव करने में कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेन करते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको साइटोप्लाज्म आपका कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझना, ठीक है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। देखो ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ना, यहाँ पे मैं आप लोग को पहले बताता हूँ। ये देखो इस तरीके से, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर है सेल का कहाँ ये फोटो, यहाँ पे नहीं, यही देखो, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका ये काम होता है कि जो आपका प्रोटीन है ना, प्रोटीन को कैरी करेगा, ठीक है, और कैरी करके बेसिकली आगे भेजेगा। ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या काम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है आगे बताऊंगा। अभी आपने बस इतना समझना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है कि प्रोटीन को बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या करता है, सर्व एज अ चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल कौन सा, आपका प्रोटीन, ठीक है। तो इसको एज अ चैनल आपका काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब देखा आपका दो पार्ट है, एक है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आपके कम होते हैं, काफी कम अमाउंट, मतलब काफी तो नहीं, कम अमाउंट में होते हैं, और ये आपका लिपिड को सिक्रिएट करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और बात करूं मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या करता है, आपका प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक किसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, आपका प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, देखो चाहे ये क्या हो गया आपका, स्मूथ क्या करेगा, लिपिड्स को सिक्रिएट करने में हेल्प करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, गोल्गी बॉडीज को या गोल्गी एपरेटस को ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। तो ये यहाँ पे रिसिंथेसाइज किया और उसके बाद रिसिंथेसाइज करने के बाद आपका गोल्गी बॉडीज को बेसिकली भेज देता है। ये क्या करेगा, गोल्गी बॉडीज को भेज देगा। अब गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, उसको रिसिंथेसाइज करेगा, जो प्रोटीन उसके पास आया है उसको पैकेज करेगा, बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, जहां आपके सेल को रिक्वायर्ड होगा उस सेल में भेज देगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि आपके सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने क्या किया, लिपिड्स को या फैट्स को आपका बनाया, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या काम किया कि जो आपका प्रोटीन है उसको बनाया। बनाने के बाद क्या काम करेगा, बोलेगा भैया मेरा काम खत्म हो गया। अब वो उसको आगे भेज देगा गोल्गी बॉडीज के पास या गोल्गी एपरेटस, दोनों चीज सेम चीज है।
गोल्गी अपरेटस के पास भेजा। अब बोले गोल्गी अपरेटस जी आप जो है इसको आगे आप अपने सेल्स वगैरह तक भेज दो। आप कैसे भेजोगे, मैंने तो बना दिया है, अब इसकी आप पैकिंग कर दो, ठीक है, इसकी रीमैन्युफैक्चर कर दो और जो भी रीसिंथेसाइज कर दो, जो भी चीज आपने करना है इसको करके आप आगे भेज दो। ओके, तो ये काम करता है आपका गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी क्या करेगा, जो उसके पास आया है प्रोटीन उसको पैक करेगा, ठीक है, पैक करने के बाद जहां आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या फैट की रिक्वायरमेंट, जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पे भेज देगा। इसलिए हम इसको मिडल मैन भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको मिडल मैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिडल मैन, क्योंकि ये क्या करेगा, रफ बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेगा, उसको पैक करेगा, रीमैन्युफैक्चर करेगा और जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां पे भेज देगा। इसलिए हम इसको मिडल मैन कहते हैं या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं गोल्गी बॉडीज को। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक, किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो पूछो। अभी तक बस हमने क्या क्या पढ़ा है आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आपका क्या फंक्शन है इसका, कि आपके सेल को प्रोटेक्ट करना और जो भी चीजें आपके सेल के अंदर रिक्वायर्ड है उसको अंदर करना, जो चीज नहीं है उसको बाहर रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, आपका आपका ब्रेन ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल करता है आपके सेल को और ये आपका जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। हमने क्या पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में जो भी आपको फ्लूइड लाइक या जेली लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो साइटोप्लाज्म है। ओके, और ये क्या काम करता है, जो उसके बीच में चाहे राइबोसोम्स है या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उनको बेसिकली आपका रनिंग करने में हेल्प करता है। ओके, ये साइटोप्लाज्म था। सेलेक्टिव परमिएबल बताना सर, ओके मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब हो गया ये रहा, कि जो चीज सेलेक्टिवली, अब मैं आपको जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि अगर आपका गेट कीपर है, आप कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही बुलाओगे ना, स्वराज जी, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, अब आप चाहते हो कि आपके ABCD फ्रेंड जो है आपके घर में आए, तो उन 5 को ही आने दोगे, उनको ही आप एंट्री अलाउ करोगे, बाकी जिनको आप नहीं चाहोगे तो उनको अलाउ नहीं करोगे। तो कुछ सेलेक्टिवली लोगों को आप जब बुलाओगे ना, सेलेक्टिव चीजों को जब आप सेल के अंदर आने दोगे तो उसी को हम लोग सेलेक्टिव परमेबली बोलेंगे। समझ आया, गॉट इट, यस। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, साइटोप्लाज्म बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके लिपिड्स को सिक्रिएट करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, कि प्रोटीन और लिपिड्स को आपका सिक्रिएट करेगा, सिक्रिएट करने के बाद आपका जो है गोल्गी बॉडीज को भेज देगा, गोल्गी बॉडीज को पैक करेगा, रीमैन्युफैक्चर करेगा और आपके बॉडी के अंदर जहां जरूरत होगी प्रोटीन की या फैट की, वहां पे उसको भेज देगा। इसलिए हम इसको मिडल मैन या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं गोल्गी बॉडीज को। ये क्वेश्चन आता है कि वो इज द मिडल मैन और ट्रैफिक पुलिस, तो आप लोग मार्क करोगे गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपिटस, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। अब क्या बचा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द एटीपी कहते हैं। एटीपी क्या होता है, मैंने आप लोग कल एक स्मॉल ओवरव्यू दिया था, एंडोनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका काम क्या होता है एटीपी का, ये बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी क्या काम करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एटीपी बनता कहाँ है आपके, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। जो आपका क्रेब्स साइकिल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स साइकिल हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जो आपको एनर्जी जो मिलती है ना किसी कोई काम करने की, वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में आपको मिलती है। और जब आपको एनर्जी मिल जाती है तब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हो। तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द एटीपी। ओके, अब ये क्या काम करता है, प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही आप, जैसे कि मैंने आप लोग कल भी बताया था कि क्या चीज चाहिए आपको, दो चीज, एक चाहिए आपको ग्लूकोज और दूसरा चाहिए आपको ऑक्सीजन। ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपने खाना खाया है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपका बेसिकली ब्लड है,
वो ऑक्सीजन कैरी करके लाएगा और आपको ऑक्सीजन देगा। तो क्या करेगा ये, चाहे ग्लूकोज कैसे मिलेगा आपको, चाहे वो बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट से लो या फिर आप फैट से लो, ब्रेक डाउन होके आपको लास्ट में जाके जो एंड प्रोडक्ट वो ग्लूकोज ही मिलेगा, और यहाँ से आप ऑक्सीजन लोगे, उसके बाद आपका एटीपी फॉर्म होगा और आपको जो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस जो है आपकी वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रैब साइकिल के अंदर, जिसको हम लोग क्रैब साइकिल आगे पढ़ेंगे अच्छे से। कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स इन सेल, ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है और बाकी अदर मटेरियल्स है उनको कंट्रोल करके आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और ये आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज और रिसाइकिल करने में भी हेल्प करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप्ड का होता है। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्रैब साइकिल बेसिकली आपका एनर्जी जो जनरेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये याद रखना है, इसको कोई भूलेगा नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लेट मी रीज इट, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद रखना है अच्छे से, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद राइबोसोम्स। अब देखो आपके सेल के अंदर ना बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, ये देखो इतने सारे, बहुत सारे राइबोसोम्स है, इस तरीके से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, राइबोसोम्स होते हैं, और ये फ्लोट करते रहते हैं आपके सेल के अंदर, क्या है, घूमते रहते हैं। और इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स को, क्योंकि जो आपका प्रोटीन है ना, ये राइबोसोम ही बनाता है। प्रोटीन आपका राइबोसोम ही बनाता है, इसलिए हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन बनाता है आपका राइबोसोम। ओके, तो इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और इसके अंदर उसकी कोई मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने पढ़ा है कि भैया सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, चाहे प्लाज्मा, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बट आपका राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके, और ये आपके सेल के अंदर फ्लोट करता रहता है। देखो अगर मैं आपको सेल दिखाऊं, ये देखो राइबोसोम्स आपका ये रहा, ठीक है, ये देखो ये राइबोसोम्स है, ये आपका फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है, जहां मन होगा वहां, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये एक तरीके से नॉटी बच्चे की तरह है जो आपके सेल्स के अंदर घूमता रहता है, बट ये मेन काम क्या करता है, आपके प्रोटीन को बनाता है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, राइबोसोम्स क्या काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं हम इसको। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था राइबोसोम्स, इस चीज से आप लोग याद रखोगे, इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। बोलिए लाइजोसोम्स। अब देखो लाइजोसोम्स का बहुत ही ज्यादा काम है आपकी बॉडी में। लाइबोसोम क्या काम करता है, पहले ये समझते जाओ, लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपका कोई सेल डैमेज हो गया, ठीक है, या डेड हो गया, अगर आपका कोई सेल डेड हो गया तो उस सेल को क्या करेगा, डेड हो गया, अब इस सेल का काम क्या है, आपके बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, तो ये क्या करेगा, लाइजोसोम उसको खा जाएगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, लाइजोसोम क्या करेगा, उस सेल को खत्म कर देगा, उसको खा जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको क्लीन अप क्रू भी कहते हैं लाइजोसोम को। और लाइजोसोम और एक क्या काम करता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बॉडी के अंदर ना कोई समझ लो वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ ये सब चला गया। मान लो आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया जाने के बाद आपके बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से लड़ता है और उस बैक्टीरिया को मार देता है। अब बैक्टीरिया को मार तो दिया, अब उस बैक्टीरिया का होगा क्या, क्या किया जाए उस बैक्टीरिया को, तो उस बैक्टीरिया को ना आपका लाइसोसोम क्या करता है, उस बैक्टीरिया को खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए हम इसको फॉरेन मटेरियल डाइजेशन भी कहते हैं। ओके, सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई सेल आपका डेड हो गया तो उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगा ये, इसलिए हम इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं, क्लीन अप क्रू भी कहते हैं। ये चीज है आपको, तो लाइसोसोम्स में ये दो तीन टर्म्स आप याद रखोगे कि लाइसोसोम को हम लोग क्लीन अप क्रू भी कहते हैं, या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, एटम बॉम्ब भी कहते हैं। ये तीन टर्म्स आप लोग याद रखोगे। ओके, तो ये लाइसोसोम का काम था आपका। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लाइसोसोम के बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है, सेल डिवीजन में। जैसे कि आपका एक सेल है, मान लो ये आपका एक सेल है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपका सेल है एक, ठीक है। अब इस सेल के पास एक और सेल आपका डिवाइड करने में कौन हेल्प करता है, वो आपको सेंट्रोसोम हेल्प करता है। जैसे कि आपका सेल है, ये इसको और डिवाइड करने में कौन हेल्प करेगा, आपका उस सेल को आपका सेंट्रोसोम हेल्प करता है। देखो आप लोगों ने कैंसर का नाम सुना है, कैंसर में क्या होता है आप लोगों को, कि जो आपका सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। जैसे कि एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये आपका एक सेल है,
अब ना मान लो कि अगर क्लास खत्म हो जाए ना, सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। मान लो कि आपका जो एक सेल है, ये सेल क्या करता है, अगर अपने आप को ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, तो भाई चलो 10 15 20 25 बना लो। मान लो कि ये आपका ये एब्डोमेन है। मान लो ये यहाँ पे एब्डोमेन वाला रीजन है, यहाँ पे आपका चोट लग गया। ठीक है। अब चोट लगने के बाद ना कुछ जो सेल्स हैं वो डेड हो गई, कुछ सेल्स खत्म हो गई, डेड हो गई उनकी। तो उनको क्या काम करेगा, आपका बॉडी जो है लाइसोसोम्स क्या करेगा, उन सेल को खत्म कर देगा। ठीक है। मान लो कि चोट लग गया आपको, तो यहाँ पे 50 सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, डेड हो गए, उनको लाइसोसोम ने खा लिया। बट उसके बाद जो आपके यहाँ आसपास के सराउंडिंग के सेल होंगे, वो क्या करेगा, उसको अपने सेल को डिवाइड करेगा और 50 सेल जो आपके डेड हुए हैं दोबारा 50 सेल बना देगा, 60 सेल बना देगा वो। ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो डेड हुए हैं तो उनको दोबारा आप सेल डिवीजन से आसपास के सराउंडिंग बना दो। लेकिन आपका कैंसर में क्या होता है कि जैसे आपका कोई यहाँ पे सेल है, अगर वो डेड हुआ है तो उसके बाद ना जितने सेल डेड हुए हैं उतने ही बनाने चाहिए। अगर 100 सेल डेड हुए तो 100 सेल ही बनने चाहिए, या अगर 50 सेल डेड हुए तो 50 सेल ही बनने चाहिए। लेकिन कैंसर में क्या होता है आपका, अगर यहाँ पे आसपास का एक सेल अगर आपका डेड हुआ है ना, तो ये क्या काम करेगा, उसकी जगह 100 1000 लाख सेल जो है वो बनाने लग जाएगा। अब इतने सेल बन रहे हैं, अब हर एक सेल के फंक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको बेसिकली ग्लूकोज चाहिए या फिर ऑक्सीजन चाहिए उन सेल के फंक्शन के लिए। तो आपको कितना ग्लूकोज कंज्यूम करना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा आपके बॉडी में, और इतने ज्यादा आपके सेल बन जाएंगे तो दिक्कत परेशानी है आपके लिए। तो इसलिए आप लोग ना, जब आपको कैंसर होता है तो आप कीमोथेरेपी लेते हो। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो आपके अनवांटेड सेल है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कीमोथेरेपी में। जो रिक्वायर्ड सेल होता है वही की जरूरत होती है आपको, बाकी जो एक्स्ट्रा सेल बन रहे हैं आपके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है आपका कीमोथेरेपी में। ओके। तो सेल डिवीजन का मतलब यह है कि जो आपके आसपास के सराउंडिंग के सेल डेड हो गए हैं, तो उसको बेसिकली बनाने में आपका सेंट्रोजोम हेल्प करता है। गॉट इट। और कैंसर में क्या होता है कि वो भैया बेसिकली सेल जो है वो बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। तो इसलिए आपका जो बॉडी के अंदर आप देखोगे वो स्प्रेड होता रहता है एक जगह से दूसरे जगह में। बाकी जब हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे तो इस कैंसर को डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। समझ आ गया। तो सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है आप लोगों को। नेक्स्ट सेंट्रोजोम के बाद है क्रोमोजोम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप देख सकते हो जब आपका सेल डिवीजन होता है। इसके अंदर आपका सम ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इसके अंदर आप क्रोमोजोम के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो ह्यूमन के अंदर ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। 22 होते हैं ऑटोजोम के और एक होता है क्रोमोजोम का पेयर। इसके अंदर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है क्रोमोजोम। ओके। ये होता है किसके अंदर, आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन आपका क्रोमोसोम कैरी करता है। इसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं। टोटल कितने हो गए, 23 पेयर्स हैं। पेयर मतलब क्या, दो। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। ओके। तो अगर पूछे आपसे कि अगर आपसे पेयर की पूछे कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23। अगर आपसे पूछे कि टोटल क्रोमोसोम कितने हैं तो आप लोग 46 मार्क करके आओगे। क्रोमोसोम 22 पेयर्स होते हैं आपके, ऑटोसोम 22 और क्रोमोसोम 1 पेयर होता है। ओके। अब अच्छा जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम है, अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, चैट बॉक्स में बताना मुझे। अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। यस करेक्ट। तो अगर आपका एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो वो फीमेल होगा। पता कैसे चलता है आपको मेल है फीमेल, तो अगर आपका एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो वो फीमेल होगा। और अगर आपका एक्स वाई क्रोमोजोम है तो वो आपका क्या होगा, मेल क्रोमोजोम होगा। अगर आपका एक्स वाई क्रोमोजोम है तो वो मेल क्रोमोजोम होगा। ये समझ आ गया आप लोगों को। अभी आप लोग क्लास खत्म होगा तो आप लोग दोबारा सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ओके। बस इतना ही था इसके सेल के अंदर। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर किसी का कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो। बाकी एक मिनट, लेट मी रीज इट। किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट है अभी तक। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है आप लोगों का, समझ आ गया।